1947 में क्या किया हम लोगों ने, इसका फुल फॉर्म अभी बताएंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, मतलब व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित एक सामान्य समझौता हुआ। ये कोई संगठन नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कोई संगठन नहीं था, ये क्या था, एक प्रशुल्क से संबंधित एक सामान्य समझौता हो गया था कि जब हम विभिन्न देशों के मध्य आपस में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो क्या करेंगे, आपस में समझौता करके एक मसौदा तैयार करेंगे, नियम कानून तैयार करेंगे और इन नियमों कानूनों के द्वारा क्या होगा कि उसको रेगुलेट करेंगे। ठीक, इसका मुख्यालय जेनेवा में ही था, स्विट्जरलैंड में। ठीक, अब देखिए ये क्या था, एक समझौता। समझौते में इसमें हुआ क्या था कि ये क्या करता है कि जब दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो क्या होता है, यह क्या करता है कि प्रशुल्क में एक तरफ से कहता है, प्रशुल्क की एक लिमिट कहता है कि आप लोग प्रशुल्क लगा सकते हैं, प्रशुल्क लगा सकते थे, लेकिन ये कोटा को प्रतिबंधित करता है। मुझे आप ये लोग ये बताइए, प्रशुल्क में कोटा में आप लोग अंतर समझ रहे हैं? प्रशुल्क किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं टैरिफ, एक होता है कोटा। कोटा, दोनों में से फर्क समझते हैं? इसकी हिंदी होती है प्रशुल्क, ये क्या है, अभ्यंश। नाम सुने तकनीक का क्या है, जानकारी है? तो खत्म हो गया आज का WTO। वो कोटा में इस कोटा में बहुत बड़ा अंतर, ठीक है। वो जो कोटा था वो एक क्या है आपका कि आपकी डिग्री है निर्धारित कर दिया गया है। ये कोटा हम लोग अभ्यंश की बात कर रहे हैं। देखिए जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं तो एक दूसरे के, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, आप लोग आयात करते हैं, आप लोग निर्यात करते हैं। तो जब आयात निर्यात करते हैं तो दूसरा देश क्या करता है, उसमें कुछ टैरिफ लगाता है कि नहीं लगाता? तो जब टैरिफ लगाता है तो वस्तु की क्या होती है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, टैरिफ है। ठीक, टैरिफ क्या होता है कि जब हम मुख्यतः क्या होता है, देखो नॉर्मल जब टेक्निकल डिफिनेशन पढ़ेंगे तो उसकी तकनीकी परिभाषा देखेंगे तो ये क्या है, टैरिफ आप आयातों पर भी लगा सकते हैं, निर्यातों पर भी लगा सकते हैं। आप जब वस्तुओं को आयात कर रहे होते हैं उसमें भी टैरिफ लगा सकते हैं, और जब वस्तुओं को निर्यात कर रहे होते हैं उसमें भी टैरिफ लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब निर्यात करते हैं तो निर्यात करते हुए व्यवहार में निर्यातों में टैरिफ नहीं लगाया जाता है या रेयर केस में लगाया जाता है। तब लगाया जाएगा जब पता चला सरकार ने देख लिया है कि आपकी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु की मात्रा बहुत ही कम है और इसके बावजूद भी आप उसको बेचना चाहते हैं तो सरकार क्या करती है, आप कोटा टैरिफ लगा सकती है। ठीक, टैरिफ है, कोटा है, अभी हम लोग टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो मुख्यतः क्या है, इस पर लगाए जाते हैं आयातों पर। मान लीजिए मार्कर है 10 रुपए का मार्कर आप लोगों को क्या मिल रहा था, घरेलू मार्केट में मिल रहा था और अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है, इसकी कीमत 8 रुपए। अब यदि सरकार चाहे तो 2 रुपए के इसमें क्या करेगी, प्रशुल्क लगा देगी, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 10 रुपए हो जाएगी। तो ये जब प्रशुल्क मतलब समझ गए, आयातों पर क्या होता है, एक तरफ से कर लगा दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं कि प्रशुल्क कहते हैं। अच्छा, टैरिफ क्या होता है, ये वस्तुओं की कीमतों पर निर्धारित होता है। ठीक, ये क्या है, कीमतों में होने वाली कीमतों के द्वारा इसको प्रभावित किया जाता है। टैरिफ के कारण क्या होता है, वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती है। टैरिफ आप लोगों को समझ आया क्या चीज? कोटा क्या होता है, ये मात्रात्मक प्रतिबंध होता है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु क्या है हम लोग एक मात्रा सीमित कर देते हैं। आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि मार्कर को जो मंगा रहे थे, मान लीजिए मार्कर है तो आप लोगों ने डिसाइड किया था कि मार्कर को अभी तक टैरिफ लगा के चाहे जितनी मात्रा में मार्कर आ सकता था हमारे देश में, हम क्या करते थे तो उसमें प्रशुल्क लगाते थे। 8 रुपए था, आप लोग चाहे 100 मार्कर मंगाइए, चाहे 1000 मार्कर मंगाइए, 10,000 मार्कर मंगाइए, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। कोटा क्या दिखाता है, अभ्यंश क्या है कि मात्रात्मक प्रतिबंध को दिखाता है।
मात्रात्मक प्रतिबंध का मतलब है कि हम लोग क्या है कि मात्रा निर्धारित कर देते हैं कि हम आपको 100 मार्कर से ज्यादा मार्कर नहीं अपने देश में आने देंगे। जब मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो उसको कहते हैं कोटा। इसमें क्या होता है, इन दोनों में जब फर्क देखा जाएगा तो टैरिफ में क्या होता है, सरकार को राजस्व प्राप्त हो जाता है, ठीक, और कोटा में क्या होता है, सरकार को राजस्व नहीं प्राप्त होता। अच्छा, जो टैरिफ में कोटा का मुख्य उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य होता है, और राजस्व प्राप्ति करना नहीं होता कि राजस्व प्राप्त करना, उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण बनाना। आप लोगों ने इन्फैंट इंडस्ट्री का नाम सुना? इन्फैंट इंडस्ट्री, आर्गुमेंट, शिशु उद्योग तर्क का नाम सुने? शिशु उद्योग तर्क का नाम सुने? शिशु उद्योग तर्क का मतलब ये होता है कि आप अपने क्या है, इन्फैंट इंडस्ट्री का मतलब यह है आर्गुमेंट का कि जब आप अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, आप टैरिफ या कोटा की नीति अपनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, शिशु उद्योग तर्क कहते हैं। आपका जब तक उद्योग प्रारंभिक, और शिशु मतलब बच्चा, जब तक कोई उद्योग क्या है प्रारंभिक अवस्था में है, इसमें अर्थशास्त्री अलग अलग अर्थशास्त्र है, उसको जानने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। आप लोग बस इतना जान लीजिए कि जब तक आपके घरेलू उद्योगों को क्या है कि स्टार्ट में प्रारंभ हो रहे हैं, उस समय क्या होता है कि आप उसको विदेशी प्रतिस्पर्धा से उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे देशों की वस्तुओं पर प्रशुल्क या कोटा लगा देते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, शिशु उद्योग तर्क कहते हैं। मतलब आपके जो प्रशुल्क कोटा लगाने का जो उद्देश्य है वह क्या है, दूसरे उद्योगों से अपने देश के उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। जो उसका आपको सरकार को जो मूल्य मिलेगा वो उसका द्वितीय उद्देश्य, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने घरेलू उद्योगों को क्या करता है, वह संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या करता है, जानबूझकर क्या करता है, प्रशुल्क के कोटा लगाता है कि हमारे उद्योग को जब तक वो अच्छे से एस्टैब्लिश ना हो जाए, जब तक वो अच्छे से ग्लोबल मार्केट में क्या करे, कॉम्पिटिट ना करे, तब तक क्या करें, हम दूसरे उद्योगों से अपने उद्योग को क्या कर सकते हैं, संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ठीक, शिशु उद्योग का समझ में आया? अब हम लोग क्या थे, गैट, लेकिन लाइन सिर्फ इतनी थी कि गैट क्या करता है, प्रशुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करता है और कोटा लगाने की अनुमति नहीं प्रदान करता है। यहाँ पर वो कोटा से मतलब नहीं 7% 8वां स्थान भारत का या फिर उतना कोटा निर्धारित, ये कोटा मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन, जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक तरह से प्रतिबंध का काम करता है, ठीक, संरक्षण का काम करता है। ये वाला कोटा है, वो वाला कोटा नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। तो इतनी लाइन बताने के लिए मुझे इतना लंबा आप लोगों को बताना पड़ा। तो जो गैट है वह क्या करता है कि प्रशुल्क लगाने की अनुमति तो देता है, लेकिन कोटा लगाने की अनुमति नहीं देता है। यदि दो देश आपस में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो उसको क्या होगा, कोटा नहीं लगाएंगे, प्रशुल्क लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग ये निर्धारित करेंगे कि एक निश्चित सीमा के बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रशुल्क की दरों में आपस में कमी करेंगे। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? दूसरा देखिए, जो गैट था इसको एक कहा जाता है वॉक डॉग, मतलब भौंकने वाला कुत्ता। ठीक, ये क्या है, वॉक डॉग है। मतलब क्या है, इसका काम क्या है कि सिर्फ यह आपको क्या करता है कि आपको सिर्फ आदेश देता है कि आपको ऐसा से ऐसा करना चाहिए। देखिए, ये कोई संगठन नहीं, ये क्या था, एक एग्रीमेंट है ना, ये एग्रीमेंट था, ये कोई संगठन नहीं था। आप चाहे तो इसके जो निर्देश है, इसके जो उद्देश्य है, उसको चाहे आप अनुपालन करें या ना करें, आप इसके समझौते से बाहर नहीं हो सकते। ये क्या था, अभी लिखाएंगे कि ये क्या था, एक संवैधानिक क्या था, एक सिर्फ मात्र क्या था, एग्रीमेंट, समझौता। ठीक है, इसमें वैधानिक पावर नहीं थी, इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट जो बॉडी थी वो इसमें नहीं थी कि आपस में क्या वो जब कोई झगड़े हो, समझौते हो, तो इसमें मानना इसकी बाध्यता है, इसकी अनिवार्यता है, ये सब सारी चीजें। हुआ क्या कि आपस में जब समझौता हुआ तो विभिन्न देशों ने क्या किया, 1970 के आसपास आप लोगों ने रीजनल ट्रेड का नाम सुना, क्षेत्रीय जो संगठन, क्षेत्र व्यापार होते हैं, क्षेत्रीय व्यापार समझौते, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट सुने?
देखिए गैट का एक काम और है, ये द्विपक्षीय व्यापार को क्या करता था कि उसको द्विपक्षीय व्यापार में रोक लगा, लेकिन बहुपक्षीय व्यापार को समर्थन करता। अब मुझे आप बताइए द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार में क्या है? इसमें सिर्फ दो पक्ष होते हैं, यानी दो देश आदान प्रदान करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, और बहुपक्षीय में बहुत सारे यहाँ थोड़ा द्विपक्षीय का मतलब वो वाला द्विपक्षीय नहीं है। होता क्या था, जितने भी 1970 के आसपास विभिन्न देश क्या कर रहे थे, आपस में संगठन बना लेते थे। साफ्टा का नाम सुने होंगे, नाफ्टा का नाम सुने होंगे, सार्क का नाम सुने होंगे, ठीक है, नाटो का नाम सुने होंगे, यूरोपियन यूनियन का नाम सुने होंगे, और वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो होता क्या था कि गैट क्या करते हैं, द्विपक्षीय व्यापार को समर्थन नहीं देता था, बहुपक्षीय व्यापार को यह समर्थन देता था। यानी कि आप विश्व में क्या करिए कि आपस में सब लोग व्यापार करिए और विश्व में व्यापार करिए, लेकिन आपस में दो देश मिलकर एक साथ व्यापार मत करिए। हाँ, गैट ये कहता था कि यदि आपस में देश क्या है कि दो पहले से ही बना के रखे हैं समझौता, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब उसका वो नहीं माना जाएगा कि आप उसका एस्केप क्लॉज जिसे कहते हैं कि आप उसके एग्रीमेंट को हनन कर रहे हैं या एग्रीमेंट को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसको नहीं माना जाएगा। मतलब ये है कि वो बहुपक्षीय व्यापार को तो समर्थन करता है, लेकिन यदि आपने पहले से ही संगठन बना के रखा हुआ है तो फिर आप लोग चाहें तो आप विभिन्न नीतियां बना सकते हैं। अच्छा, क्षेत्रीय व्यापार संगठन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि प्रेफरेंस ट्रेड एरिया होता है, फ्री ट्रेड एरिया होता है, कस्टम यूनियन होता है, कस्टम मार्केट होता है, और एक होता है इकोनॉमिक यूनियन। इनके बारे में आप लोग जानते हैं क्या है? सांप है, नीचो है, स्थापना है, क्या है? नाम सुने इनका सबका? कुछ सर नाम सुने। फ्री ट्रेड एरिया क्या है? फ्री ट्रेड एरिया जान ही रहे हैं। प्रेफरेंस ट्रेड, अब इसके बारे में भी लेक्चर में, इसके बारे में भी बताएं जो भी बोलेंगे छोड़ देना, इसको जाने देते हैं, हम लोग गैर पढ़े, ठीक है। आपस में समझौते होते थे, ये क्या है कि इसकी वजह से क्या होता था कि एक तरफ से क्षेत्रीय व्यापार समझौते के अपने अपने प्रकार, ठीक। अब गैर में एक चीज और, उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का आप लोगों ने नाम सुना है? क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का? मतलब ये होता है कि मतलब इसका मतलब नहीं किसी नेशन को अलग से कुछ सुविधाएं दे, इसका मतलब ये है कि सभी देशों को एक समान यानी कि सभी को बराबर तरीके से रख के अपने देश में आयात नहीं जाए। सभी देशों को, सभी सदस्य देश, हाँ सभी, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये है कि आपके जितने सदस्य देश हैं उनमें क्या कर रहे हैं कि आप उनको समानता का अधिकार प्रदान कर रहे हैं, यानी कि, और दूसरी चीज ये है कि आप जब उस वस्तु पर अपने देशों का निर्यात करेंगे तो उस वस्तु पर दूसरे देश को यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो वस्तुएं आपके यहाँ निर्यात कर रहे हैं इससे आपको कोई हानि नहीं हो, ठीक। 1996 में क्या हुआ था, भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया था, आज तक हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। 2012 में बात हुई थी पाकिस्तान दर्जा देगा, लेकिन उसने दिया नहीं। फिर कोई हमला हुआ 2017 में भी भारत ने क्या किया, एमएफएन का जो दर्जा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है, वो वापस गैट से ले लिया, ठीक है। अच्छा, गैट के 8 राउंड हुए, 8 समझौते हुए अलग अलग समय में। उसके आधार पर क्या हुआ कि जब उरुग्वे राउंड हुआ 1986 से 1994 के बीच में, उस समय माराकेश घोषणा हुई, डंकन ड्राफ्ट आया। डंकन ड्राफ्ट में भी क्या हुआ कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना का अस्तित्व आया, ठीक। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जितनी अभी चर्चा की है गैट के बारे में, गैट की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर इसके बाद डब्ल्यूटीओ में, ठीक। क्योंकि डब्ल्यूटीओ के पहले गैट है और गैट से ही डब्ल्यूटीओ बना है। तो अब आप लोग लिख लीजिए गैट कब आया, कैसे आया, ये निकाल लीजिए। गैट व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता, व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड।
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक, व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता, व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से राष्ट्रों ने, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से राष्ट्रों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से राष्ट्रों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने के लिए प्रयास शुरू किए, प्रसार करने के लिए प्रयास शुरू किए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने के लिए प्रयास शुरू किए। इसके परिणाम स्वरूप 1947 में, इसके परिणाम स्वरूप 1947 में 23 देशों ने 23 देशों ने प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसको गैट के नाम से जाना गया है। यह 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। यह 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। यह 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। फिर भारत गैट के संस्थापक सदस्यों में से, भारत गैट के गैट के संस्थापक सदस्यों में से एक था। स्थापना के समय भारत और चीन इसमें सम्मिलित थे। स्थापना के समय भारत और चीन इसमें सम्मिलित थे। 1949 में चीन ने अपनी सदस्यता वापस ले ली थी। 1949 में चीन ने अपनी सदस्यता वापस ले ली थी। गैट एक बहुपक्षीय संधि थी। गैट ना कोई संगठन था। गैट एक बहुपक्षीय संधि थी। बहुपक्षीय यानी कि पूरे विश्व के जितने देश यदि शामिल है उसमें, तो सब देशों के मध्य आपस में व्यापार को, मुक्त व्यापार के लिए ये क्या करता था, आर्गुमेंट देता था। गैट एक बहुपक्षीय संधि थी। गैट ना तो कोई संगठन था, और ना ही न्यायालय। यह समानतः बहुराष्ट्रीय संधि थी। यह समानतः एक बहुराष्ट्रीय संधि थी।
यह समांतर एक बहुराष्ट्रीय संधि जो विश्व व्यापार का लगभग 80% भाग पूरा करती है, जो विश्व व्यापार का लगभग 80% भाग पूरा करती थी। अब एक लीजिए इसके उद्देश्य, बैंक के उद्देश्य। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा में था। जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। पहले इसका नाम था जेनेवा स्विट्जरलैंड। उद्देश्य लिख लीजिए। नंबर पहला, शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। पहला नंबर, शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना पहला उद्देश्य था। दूसरा है परम मित्र राष्ट्र, जिसको एमएफएन कहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। परम मित्र राष्ट्र सिद्धांत का, परम मित्र राष्ट्र सिद्धांत का बिना शर्त अनुसरण कर, परम राष्ट्र सिद्धांत का बिना शर्त अनुसरण कर। अब आप लोग तीसरा लिख लीजिए, व्यापार को बिना किसी भेदभाव, सॉरी, वस्तुओं के व्यापार से संबंधित, वस्तुओं के व्यापार से संबंधित बिना किसी भेदभाव के, वस्तुओं के व्यापार से संबंधित बिना किसी भेदभाव के आदान प्रदान करना, वस्तुओं के व्यापार से संबंधित बिना किसी भेदभाव के आदान प्रदान करना। एक चीज बताना भूल गया था, इसमें देखा गया है, एक ये जो बैंक है वह क्या करता है, वस्तुओं से संबंधित लेन देन के लिए एक समझौता, ठीक है। यह कहते हैं इसमें सेवाओं को शामिल नहीं। जब हम लोग WTO पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, इसी का व्यापक रूप है जिसको प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। तो वह क्या है, वस्तु, इसमें क्या है, सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जितने भी प्रशुल्क लगाते थे उनमें कमी करना, जितने कोटा लगाए जाते थे उसको समाप्त करना, शुल्क की दरों में कमी करना, उससे संबंधित ये क्या था, एक एग्रीमेंट था, एक समझौता था। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया गया, ठीक। इसीलिए मैं दोबारा फिर अपनी लाइन में चेंज किया, वस्तुओं के व्यापार से संबंधित बिना किसी भेदभाव के आदान प्रदान करना, ठीक। तीसरा अगला पॉइंट लिख लीजिए, घरेलू उद्योगों को केवल टैरिफ के माध्यम से ही संरक्षण प्रदान करना। घरेलू उद्योगों को केवल टैरिफ, जो बताया आपको, टैरिफ के माध्यम से संरक्षण प्रदान करना। घरेलू उद्योगों के घरेलू उद्योगों को केवल टैरिफ के माध्यम से ही संरक्षण प्रदान करना। मतलब यह है कि आप संरक्षण तो प्रदान कर सकते हैं अपने देश को, लेकिन सिर्फ उसमें आप लोग प्रशुल्क लगाएंगे, यानी कीमतें बढ़ा दीजिए, लेकिन कोटा नहीं लगाएंगे। कोटा का मतलब यह होता था कि आप वस्तुएं मंगा ही नहीं सकते दूसरे देश से, जितने मात्रा में कोटा लगा दिया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि कोटा को मंगा ही नहीं सकते। हालांकि कोटा और टैरिफ के बहुत प्रकार हैं, बहुत सारी चीजें उसमें, तो हम लोग खाली अभी टैरिफ और कोटा के बारे में इतना जान लीजिए कि टैरिफ क्या है, कोटा क्या है, बस इतना आप लोग जान लीजिए, ठीक। टैरिफ कोटा
काफी बहुत सारे प्रकार हैं टैरिफ के, बहुत सारे प्रकार हैं कोटा के, अलग अलग क्राइटेरिया हम लोग को जानने के नहीं। अगला लिख लीजिए, बहुपक्षीय वार्ताओं के जरिए, बहुपक्षीय वार्ताओं के जरिए, बहुपक्षीय वार्ताओं के जरिए प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क उपायों को उदार बनाना, उपायों को उदार बनाना, अगला उद्देश्य राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत का अनुपालन, राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत का अनुपालन करना, राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। ठीक, अब आप लोग दो तीन ट्रेनिंग है, इसी के बीच में जो उनके उद्देश्य है उनका अलग अलग क्या है जो इम्पोर्टेंट है कुछ चीजें हैं, मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे पहला ट्रेनिंग क्या लीजिए, परम मित्र राष्ट्र, परम मित्र राष्ट्र या मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसकी एक बार इंग्लिश जरूर लिख लीजिएगा, इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, इसको एमएफएन भी कहते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन, परम मित्र राष्ट्र या मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज में, क्लॉज में मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज में CLUSE क्लॉज, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज में गैट के प्रत्येक सदस्य, गैट के प्रत्येक सदस्य देश, गैट के प्रत्येक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश को गैट के प्रत्येक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश को व्यापार के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में जो संरक्षण कोष्टक लिख लीजिए, टैरिफ या प्रशुल्क, कोष्टक लिख लीजिए, संरक्षण के आगे कोष्टक प्रशुल्क, कोष्टक बंद कर दीजिएगा। जैसे संरक्षण कोष्टक में प्रशुल्क सुविधा देता है, वह सुविधा अन्य सदस्य देश को, वह सुविधा अन्य सदस्य देश को स्वतः मिल जाती है, स्वतः मिल जाती है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। भेदभाव ना होने देने को भेदभाव ना होने देने को सुनिश्चित करने के लिए, भेदभाव ना होने देने को सुनिश्चित करने के लिए जो गैट के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 में भेदभाव ना होने देने को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 1 में सभी सदस्य देशों में, अनुच्छेद 1 में सभी सदस्य देशों में
एक साथ समान व्यवहार करने के लिए सभी सदस्य देशों में एक साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अर्थात यह एक गैर भेदभावपूर्ण सिद्धांत है। गैर भेदभावपूर्ण सिद्धांत है जिसमें समस्त देश सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। स्लो चल रहा है मतलब तेज आधे लोग लिख रहे हैं, देखो उसको पेन चल रहा है। नहीं सर मतलब बीच में बहुत गैप हो जाता है, मतलब उसमें इतने टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप में आधे लोगों को पेन चलता रहता है, तुम्हें क्या काफी लोगों को पेन चलता रहता है। बहुत धीमे बोल रहा हूँ क्या? काफी ज्यादा सही बोल रहा हूँ। सबको लेके चलते तो अपना जब लिखवाने लगे तब तो कह दिए कुछ लिखवाइए, नहीं तो वही थोड़ा तेज जल्दी। अब जब उसमें कुछ लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? आधे को छुड़वा दो। नहीं सर मतलब बोलेंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये लोग लिखे तो पता चला आधे में आधे छोड़ देते हो। कल इतनी दो लड़की बता रहे थे कि आधे में छूट जाता होगा, जब इतना धीमा बोलने में तो बोल रहे थे कि आधे में छूट जाता होगा। तो कम से कम यदि आधे लोगों को दो चार शब्द भी छूट गए तो आगे फिर आप जोड़ नहीं पाएंगे। मुझे क्या, मैं तो कहिए तो बोलना ही बंद कर, सबसे बड़ा वही काम लगता है खड़े होके इंग्लिश जैसे लिखवाने में आप लोग। नहीं सर कह रहे अरे तो पॉइंट ही लिखवा रहे हैं, पूरा पॉइंट लिखवा रहा हूँ। नहीं सर पूरा जो लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन लिखा रहा हूँ कि एमिशन जब आप पढ़ेंगे तो जानते हैं एमिशन है क्या। नहीं सर सही लिखा रहे हैं, कहने मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए तो उतने समय में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कम हो पाता है। ये कह रहे हैं। चलो ठीक है, लिखो आप लोग। बात करने से अच्छा है कि कुछ लिख लोगे। क्या लिखे हैं? यह एक गैर भेदभावपूर्ण सिद्धांत था इसमें इसमें सभी या समस्त देश समान व्यवहार करेंगे। इससे समस्त देश समान व्यवहार करेंगे। यह दर्जा पाने वाला देश इस बात को लेकर निश्चित रहता है। यह दर्जा पाने वाला देश इस बात को लेकर निश्चित रहता है कि उसे व्यापार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अल्लाह शाह काल में लिख दीजिए। पाकिस्तान को भारत ने 1996 में एमएफएन का दर्जा दिया था। एमएफएन मतलब यही जो लिखा हुआ है। पाकिस्तान को भारत ने 1996 में एमएफएन का दर्जा दिया था, जिसको 2017 में वापस ले लिया। अब इसके अपवाद लिख लीजिए। इसी में जो एमएफएन के अपवाद हैं, इसको एमएफएन का दर्जा नहीं दिया जा सकता सदस्य देशों के बीच। ठीक है, तो अपवाद नंबर 1 लिख लीजिए। यदि कुछ सदस्य देश आपस में क्षेत्रीय व्यापार संगठन स्थापित करते हैं। जैसे बीटीए
एफडीए, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन आदि। तो कुछ सुविधा परस्पर जो आपस में आदान प्रदान करते हैं, कुछ सुविधा परस्पर आपस में जो आदान प्रदान करते हैं, कुछ सुविधा परस्पर जो आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो समूह के बाहर जो सदस्य देश हैं, समूह के बाहर जो सदस्य देश हैं, उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। मतलब यह है कि हम लोगों ने अभी देखा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि जितने सदस्य देश हैं, यदि गलती से किसी को हमने क्या किया कि 10% का प्रश्न में क्या किया, आरक्षण दे दिया कि आप 10% को हम अब क्या करेंगे अपने सदस्य देश को, मान लीजिए हमारा सदस्य देश श्रीलंका है, तो यदि हमने कह दिया कि लंका को हम 10% से ज्यादा जो चाय का आयात करेंगे उसमें 10% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो अब जितने भी सदस्य देश हैं जो हमको चाय निर्यात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे दूसरा देश, जो इसका सदस्य है उसको भी 10% ही टैरिफ लगाएंगे, यानी उसमें विभेद नहीं कर सकते, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी नहीं अपना सकते। दूसरी चीज क्या है कि लेकिन यदि कुछ देश आपस में सदस्य देश मिलकर क्षेत्रीय समझौते कर लें कि हम आपस में सदस्य देश हैं, हम आपस में क्षेत्र हमारे पास सेम है, समान भौगोलिक परिस्थितियां हैं, समान सारी चीजें हैं, हम अपने देश को एक दूसरे का आपस में आयात निर्यात करने के लिए सुविधाएं देते हैं, तो उस स्थिति में क्या है कि आप जो 10% का टैरिफ दूसरे देश को निर्धारित करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप तीसरे देश को भी आप उसमें वसूल की छूट दें। ये आप लोगों के लिए एस्केप क्लॉज था। एस्केप का मतलब एक छूट प्रदान की गई कि ऐसी स्थिति में फिर जरूरी नहीं है कि आप सभी सदस्य देशों को भी वसूल प्रदान करें, उसकी जो छूट प्रदान करें। अगला अपवाद है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, इसको इंग्लिश में लिख दिएगा, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी से कहते हैं। ये जानबूझ किस लिए लिखा है, इसमें बता रहे हैं कि इसकी हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब हिंदी में कुछ और नाम दे देगा तो आप लोग परेशान होंगे, ठीक है। जैसे परम राष्ट्र, उसकी हिंदी मोस्ट फेवर्ड नेशन, सब जगह हिंदी में भी पता चला मोस्ट फेवर्ड नेशन उसने लिख दिया, परम राष्ट्र निर्धारित की जगह दूसरा भी लिख दे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं जानबूझ के कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूँ, जहाँ हिंदी जरूरत होती है वहाँ बता रहा हूँ, ठीक। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है, जिसके तहत विकसित देश विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को ही कुछ सुविधाएं दे सकते हैं, जिसके तहत विकसित देश
विकासशील या अल्प विकसित देशों को ही कुछ सुविधाएं दे सकते हैं, इसका संबंध अन्य देशों से नहीं, इसका संबंध अन्य देशों से नहीं। अब पता चला मान लीजिए अमेरिका है, वो अफ्रीकन कंट्री है या कोई और भी जो सब सहारा कंट्री है, उसको क्या किया कि उसको कुछ सुविधाएं देते। मान लीजिए कि उसका क्षेत्रीय कोई उत्पादन है जिसकी वजह से बेचारा उसका रोजगार टिका हुआ है, उसी के आधार पर वो क्या कर रहा है, अपने जीवन याचिका चला रहा है। तो हो सकता है कि विकसित देश उसको क्या करे कि कुछ सुविधाएं दे दे, भाई आप यदि इस वस्तु का हमारे देश में निर्यात कर रहे हैं तो मुफ्त भी किए दे रहे हैं, फ्री किए दे रहे हैं या कुछ लोग कम किए दे रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि हर एक देश को क्या करें वैसी सुविधाएं दे। इसके लिए इसका एक दूसरा क्लॉज क्या था, स्कैम क्लॉज ये था कि दूसरा ऐसी स्थिति में भी क्या है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो दर्जा है वो आवश्यक नहीं है कि सबको देना। ठीक, अब अगला जो पॉइंट है लिख लीजिए, आप लोगों ने लिखा ना नेशनल ट्रीटमेंट, राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत। मोस्ट फेवर्ड नेशन की ही तरह है ये, लेकिन इसमें थोड़ी चीजें दूसरी। राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत, राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत, यह सिद्धांत यह स्थापित करता है किसी सदस्य देश में, किसी देश में सदस्य देश से, किसी देश में सदस्य देश से गलत लिखा था, निकाल कर पा रहा हूँ। तो राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत वो है कि शायद इस बुक से मैंने पढ़ा, शायद गलत दिया हुआ है, इसमें एमएफएन की चीजें ही लिखी हैं, फिर इसमें और एमएफएन में कुछ अंतर नहीं। तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, फिर अपने शब्दों में लिखाने की कोशिश करूंगा। जो राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत है वो ये है कि यदि कोई भी उद्योग आपके देश में स्थापित हो जाता है, कोई दूसरे देश का उद्योग है वो आपके देश में स्थापित हो जाता है, तो वे सभी नियम कानून उस देश के लिए भी समान होंगे जो आपके देश के उद्योगों के लिए स्थापित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी जो फर्म है, विदेशी जो कंपनी है वो हमारे देश में आ रही है तो उसके लिए अलग नीतियां बनाई जाएं और आपके द्वारा जो उद्योग स्थापित है उनके लिए अलग नीतियां बनाई जाएं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जब बैंकिंग पढ़ा रहा था तो बताया होगा कि जो हमारे देशी बैंक है उन्हें भी सेम सीआरआर एसएलआर की चीजों को अनुपालन करना होता है और जो विदेशी बैंक है उन्हें भी वो भी सारी चीजों का अनुपालन करना होता है, या कैपिटल रिक्वायर्ड एजुकेशन रेशियो है उसका अनुपालन करना होता है। तो राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत तो खाली हेडिंग लिखी है ना, इसके और यह सिद्धांत यह स्थापित करता है यदि किसी देश में सदस्य देश की कोई फर्में स्थापित होती हैं, कोई फर्में या कंपनियां स्थापित होती हैं, कोई फर्में या कंपनियां स्थापित होती हैं, कोई कंपनियां या फर्में स्थापित होती हैं, तो उस देश की फर्मों या कंपनियों के साथ एक समान सिद्धांत का अनुपालन किया जाएगा, एक समान सिद्धांत का अनुपालन किया जाएगा। एक समान सिद्धांत का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात वह उन्हीं नीतियों का अनुपालन करेगा, जिन नीतियों का अनुपालन घरेलू फर्में करती हैं,
जिन नीतियों का अनुपालन घरेलू फर्में करती हैं। घरेलू फर्मों को अनुपालन घरेलू फर्में अनुपालन करती हैं। अर्थात जो अभी मैंने बताया जो घरेलू फर्में हैं जो उसके लिए जो नीतियां स्थापित की गई हैं सेम वही नीतियां क्या होंगी दूसरा देश में उसको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन अपनाया जाए कि ये दूसरा देश है जिससे हम ज्यादा टैक्स वसूल लें, इसकी वस्तुओं को आयात न होने दें, निर्यात न होने दें, ऐसी सारी चीजें नहीं की। ठीक, अब अगला आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। ठीक है, प्रतिबंधात्मक अनुदान या सब्सिडी जिसे कहते हैं, नहीं पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। प्रतिबंधात्मक सब्सिडी, गैर प्रतिबंधात्मक सब्सिडी या ऐसी सब्सिडी जो अप्रत्यक्ष रूप से, गैर प्रतिबंधात्मक सब्सिडी या ऐसी सब्सिडी जो अप्रत्यक्ष रूप से, आयात को हतोत्साहित करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आयात को हतोत्साहित करती है, को समाप्त करने की व्यवस्था देता है, को समाप्त करने की व्यवस्था देता है, को समाप्त करने की व्यवस्था देता है। किंतु यह व्यवस्था उन देशों में नहीं लागू होगी, किंतु यह व्यवस्था उन देशों में नहीं लागू होगी जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1000 से कम, जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1000 से कम। दूसरा एक तरह से पैराग्राफ लिख करके चाहे स्टार लगा के लिख दीजिए। अनुमोदनकारी सब्सिडी, यदि है अनुमोदनकारी सब्सिडी, इस प्रकार की सब्सिडी का प्रयोग, इस प्रकार की सब्सिडी का प्रयोग, इस प्रकार की सब्सिडी का प्रयोग दूसरे देश के व्यापार को, इस प्रकार की सब्सिडी का प्रयोग दूसरे देश के व्यापार को, दूसरे देश के व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए किया गया है। दूसरे देश के व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए किया गया है। या बाजार प्राप्त करने के लिए किया गया है, या बाजार प्राप्त करने के लिए, मार्केट में कैप्चर करने के लिए, या बाजार प्राप्त करने के लिए किया गया है, जिसे राशिपातन कहते हैं। बाजार प्राप्त करने के लिए किया गया है जिसे राशिपातन कहते हैं। तो यह प्रतिबंधित है, तो यह प्रतिबंधित है, तो यह प्रतिबंधित है, कामा दूसरा देश इस प्रकार की ड्यूटी के प्रभाव को, कामा दूसरा देश इस प्रकार की ड्यूटी के प्रभाव को, दूसरा देश इस प्रकार की ड्यूटी के प्रभाव को निरस्त करने के लिए, दूसरा देश इस प्रकार की ड्यूटी के प्रभाव को निरस्त करने के लिए प्रतिसंतुलनकारी ड्यूटी लगा सकता है। प्रतिसंतुलनकारी ड्यूटी लगा सकता है, प्रतिसंतुलनकारी ड्यूटी लगा सकता है। मतलब यह है कि जैसे मैंने उस दिन राशिपातन के बारे में बताया था कि कोई भी देश यदि गलत तरीके से क्या करता है, देखिए हम लोगों ने क्या कहा कि गैट क्या करता है, प्रशुल्क को कम करने की बात करता है, कोटा को प्रतिबंधित करने की बात करता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई देश ऐसा है जो जानबूझ के हमारे देश में गलत तरीके से क्या कर रहा है,
अपनी वस्तुओं के दाम कम कर दिया है, गलत तरीके से हमारे मार्केट को हथियाना चाह रहा है, हमारे मार्केट को कैप्चर करना चाह रहा है। इस वजह से वो क्या किया है कि अपनी वस्तु की कीमतें जानबूझ के सस्ती कर दिया है। तो ये क्या करता है कि आपको सुविधा प्रदान करता है कि उस स्थिति में क्या करिए आप कि उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, प्रतिसंतुलनकारी ड्यूटी, जिसको काउंटर वाइलिंग ड्यूटी भी कहते हैं, यानी उसके जो राशि पालन है उसके प्रभाव को निरस्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ड्यूटी लगा सकते हैं। चाइना था, मान लीजिए 15 रुपए का मार्कर आपके यहाँ बिकता है, चाइना क्या किया 10 रुपए का बेचना शुरू कर दे जानबूझ, तो आप लोग क्या करेंगे 5 रुपए का प्रति उसके ऊपर लगा सकते हैं, किलो 15 रुपए की कीमत ऑलरेडी हो गई। तो इस स्थिति में ये आपको एक क्या है कि एक सुविधा प्रदान करता है। ठीक, अच्छा आईडीए उसने जो लिखे थे, ये क्वेश्चन पूछे थे कि उस समय वर्तमान में है, तो मैंने फिर डेटा देखा। आप लोग आईडीए में जब एक जगह लिखे होंगे कि आईडीए ने तभी देखा जब किसी की जो आय है वो क्या है $375 से कम। 8 नहीं, इस समय हो गई 1205। इस समय कितनी है 1205। हाँ, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। ये जो 375 की उस समय थी जब आईडीए स्थापित हुआ था, बात मेरी समझ रहे हैं। जब हम लोग आईडीए पढ़ रहे थे तो उसमें देखे होंगे कि ये कहा गया था कि जिसकी किसी भी देश की यदि इससे कम आय है तभी आईडीए क्या करेगा, उसको ऋण देगा। तो वर्तमान समय में जो उसका देश से निकाला गया है, वर्तमान समय में इसकी जिसकी आय $1205 से कम है उसको इसमें दिया जाएगा। 800 जो 5 हम लोग बता रहे हैं जो भी है कुछ दिन पहले इसमें $1205 पर ईयर में से जिसकी कम है वो इसके आईडीए के पास है। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग लिख दीजिए गैट के दौर। गैट की स्थापना के साथ जो गैट के राउंड हुए उनका डेटा कभी कभी मिलाने के लिए सीसीएस में अक्सर पूछ देता, तो उसके डेटा आप लोग लिख लीजिए कि कौन सा राउंड कैसे कब हुआ था। ठीक, गैट की स्थापना पैराग्राफ लिख करके लिखिए गैट की स्थापना के साथ गैट के दौर शुरू हुए। दौर राउंड जिसे कहते हैं। गैट की स्थापना के साथ गैट के दौर शुरू हुए। दौर कितने थे? 8 दौर। ठीक, गैट के 8 दौर। नंबर 1 था जिनेवा राउंड। पहला लिख लीजिए जिनेवा राउंड। जिनेवा राउंड ये हुआ था 1947 में। फिर दूसरा था एनेकी राउंड, ये हुआ था 1949 में। तीसरा था तुर्कायो, ये 1951 में हुआ था। चौथा फिर जिनेवा जो हिंदी जानते हैं जैसे। फिर जिनेवा में हुआ। अब जिनेवा कोई ऐसे लिखता, कोई जिनेवा ऐसे लिखता है कि अलग अलग है। जिनेवा फिर 1956 में हुआ चौथा राउंड। पांचवा विल्लन राउंड था, ये भी जिनेवा में ही हुआ था। विल्लन था 1961 में हुआ था। फिर इसके बाद केनेडी राउंड था, केनेडी 1964 से 67 तक चला। फिर इसके बाद टोक्यो राउंड था। और अंत में 1986 से 94 उरुग्वे रहा। 1986 से 94 ये कहता है उरुग्वे दौर चला।
दिख रहा है? पैराग्राफ आपको चेंज करके लिखिए 15 अप्रैल 1994 15 अप्रैल 1994 15 अप्रैल 1994 मोरक्को घोषणा के साथ जिसे माराकेश भी कहते हैं, मोरक्को घोषणा के साथ एक नया तथा महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक नया तथा महत्वपूर्ण मोड़ आया। जब नई व्यापार व्यवस्था शुरू हुई। जब नई व्यापार व्यवस्था शुरू हुई तथा विश्व के 123 देशों ने गैट के समझौते पर आधारित फाइनल एक्ट पर हस्ताक्षर किए। गैट के समझौते पर आधारित फाइनल एक्ट पर हस्ताक्षर किए तथा 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, जिसको WTO कहते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। यह संगठन यानी कि WTO नियम आधारित पारदर्शी एवं प्रत्यक्ष बहुपक्षीय प्रणाली प्रदान करता है। पारदर्शी एवं प्रत्यक्ष बहुपक्षीय प्रणाली प्रदान करता है। इस घोषणा में यह निर्णय लिया गया कि 31 दिसंबर 1995 तक गैट तथा WTO दोनों साथ साथ काम करेंगे। यह निर्णय लिया गया कि गैट तथा WTO दोनों साथ साथ काम करेंगे। इसके बाद गैट का कोई अस्तित्व नहीं होगा। देखिए, उरुग्वे राउंड जो 1986 में हुआ था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक कैनेडियन राउंड था। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, काफी चीजें पुरानी हो चुकी हैं। आपको जब अलग से गैट के बारे में पढ़ना है तो पढ़ते रहिएगा। 1986 में हुआ आर्थर डंकल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। 1986 से देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं पहले क्या होता था कि सारे राउंड क्या थे, एक साल में हो जाते। क्योंकि जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस बढ़ते गए, जैसे जैसे सम्मेलन होते गए, तो इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, और सदस्यों की संख्या बढ़ती गई तो नए नए मुद्दे आते गए, तो ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता गया और लोगों ने उतना ही इसका विरोध भी करना शुरू किया। लोग जुड़ तो रहे थे लेकिन साथ में इसका विरोध भी कर रहे थे। और चूंकि गैट एक क्या था कि इसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो चाहे तो आप इसके समझौते में शामिल हो जाइए, और जब आपका मन हो तब मानिए, ना मन हो ना मानिए, और आप गैट से बाहर भी नहीं हो सकते थे। तो 1986 में बहुत सारे उरुग्वे राउंड में कुछ परंपरागत मुद्दे थे, जैसे प्रशुल्क से संबंधित, कोटा से संबंधित, या और भी बहुत सारे जो परंपरागत मुद्दे थे उनसे संबंधित आपस में बहुत बहसें हुई। इसके साथ साथ 3 और नए मुद्दे आए थे, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रिप्स का। एक होता है ट्रिप है, हम लोग उसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। एक है गैट, ये वाला गैट नहीं है, ठीक है, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है।
इसमें 4 मोड है अलग अलग, तो सब अलग से बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये क्या था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। ये था ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, यानी व्यापार से संबंधित जो निवेश के सिद्धांत थे। और ये क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं से सेवाओं से संबंधित व्यापार। ये 3 नए मुद्दे आए। तो आपस में बहुत ज्यादा बहस हुई और लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे। तो आर्थर डंकन ने क्या किया, एक ऐसा मसौदा तैयार किया जिसको डंकन ड्राफ्ट भी कहते हैं, कि इन्होंने एक पॉलिसी थी ऑल आर वन थ्योरी। मतलब ये था, ऑल आर वन थ्योरी का मतलब ये था, भी मैं लिखा दूंगा, ऑल आर वन थ्योरी ये थी कि अभी तक क्या होता था कि कुछ लोग चाहे तो कुछ अनुबंधों को माने या कॉन्ट्रैक्ट्स माने और चाहे तो कुछ को ना माने। इन्होंने क्या किया, ये जो डंकन प्रस्ताव आया, उन्होंने कहा कि जितने भी सदस्य देश हैं, यदि आप इसमें सदस्यता बना के रखनी तो क्या करना होगा कि आपको या तो पूरी तरह से उसको छोड़ दीजिए या तो आप उसको क्या करिए, पूरी तरह से स्वीकार करिए। दोनों चीजों की इन्होंने बात की कि आप बीच में नहीं रहेंगे कि इधर भी चले जाइए जब मन हो तब इधर कूद जाइए, जब मन हो इधर कूद जाइए। मतलब एक कॉमन चीज उन्होंने बताई। और दूसरी चीज ये थी कि WTO में सबसे बड़ी बात ये की गई कि जो भी व्यक्ति इसके अनुदेशों का या पालन नहीं करेगा उसको क्या होगा, WTO की सदस्यता उसकी क्या की जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ठीक, WTO में आप लोगों ने गैट में एक चीज था कि उसमें किसी भी प्रकार की, वह क्या था, एक एग्रीमेंट था, यह क्या था, एक संगठन था। ठीक है, आप इसमें यदि संगठन का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा कि सदस्यता आपको भंग कर दी जाएगी। फिर इसमें एक अलग से प्रोसेस क्या था, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसमें यदि विभिन्न देशों के मध्य आपस में कोई आयात निर्यात में कोई विवाद उत्पन्न होते हैं तो क्या होगा कि आपको उन विवादों को दूर करने के लिए WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, विश्व जो विवाद निपटान प्रणाली है, उसको एक गठित किया गया, जो WTO खुद गठित करता है और उसके बारे में निर्णय लेता है। यानी कि इसमें न्यायालय से भी संबंधित व्यवस्था की गई। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब लिख लीजिए, यही कहां तक लिखे आप लोग। अच्छा हाँ, जो 15 अप्रैल 1994 को माराकेश घोषणा हुई थी, तो उसमें यह घोषणा की गई थी कि जो कुछ लोग हैं जिनको स्वतंत्रता दी गई थी कि आप लोग चाहे तो अंदर आ जाइए, मतलब WTO में शामिल हो जाइए, चाहे तो आप 1 साल के अंदर इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो अचानक तोड़े नहीं जा सकते तुरंत, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि 15 अप्रैल से और 31 दिसंबर 1994 तक जितने भी सदस्य देश थे गैट के, उनको छूट प्रदान की गई थी कि आप चाहे तो इससे बाहर हो जाइए 31 दिसंबर तक और चाहिए तो इसके अंदर हो जाइए। ठीक, तो ये जो टाइम पीरियड था, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि 15 अप्रैल से, और जो ये कभी-कभी डेटा पूछ लिया जाता है इसलिए मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ, क्या है 15 अप्रैल से 1994 से 31 दिसंबर 1994 तक क्या था कि गैट और जो WTO थे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद गैट का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था जब से WTO आ गया। तो अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, गैट के उरुग्वे दौर। गैट का उरुग्वे दौर जो था, 8वां राउंड जो था। बाकी साथ गायब कर दिए ना, नाम लिखा दिया तो बहुत मेन है, यही नियम था, यहीं से तो WTO आया है। 7 राउंड है, अलग अलग राउंड पढ़ेंगे तो 1-2 घंटे बीत जाएंगे और इम्पोर्टेंट भी नहीं बहुत है। तो देखिए अब इस समय ऑलरेडी जब WTO आ चुका है उसकी जो पुरानी प्रणाली जितनी हम सारी चीजें आप लोगों को बताया ये सब WTO में शामिल है, इसलिए मैं लिखा दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ सूची गाइड लिख रहा है, जितने भी इसके सिद्धांत लिखे हैं वेपन और जो नेशनल ट्रीटमेंट, ये सारे सिद्धांत क्या है WTO में ही शामिल है। ठीक है, या तो इसको तोड़ी दो किसी भी, सर यही करना नहीं सर, हमारे इसको बनवा कैमरा आप जहाँ पे हैं वहाँ से मतलब कनेक्शन है, इधर आ जाते तो नहीं होता है। अरे वहाँ भी होता है, ऐसा कैसे वहाँ जाते हैं नहीं सर, वो आपके हिले इतना डूबना तो लेक्चर आएगा पढ़ाएगा तो लेकर लेकर तो नहीं है। तो क्या लिखे गैट का उरुग्वे दौर 1986 से 94, गैट के 8वें दौर की बैठक लिख लीजिए, गैट के 8वें दौर की बैठक
दिसंबर 1986 में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ किया जाता है, इसलिए लिखा है। इसकी 2-3 लाइनें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, गैट के 8वें दौर की बैठक, गैट के 8वें दौर की बैठक दिसंबर 1986 में, गैट के 8वें दौर की बैठक दिसंबर 1986 में उरुग्वे की राजधानी पुंता देल अस्त ये उरुग्वे की राजधानी थी, पुंता देल अस्त में हुई थी। यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि उरुग्वे के कहां पर क्या हुआ था, इसका 8वां दौर होता है। इस दौर में प्रशुल्क की कटौती में, इस दौर में प्रशुल्क की दर में कटौती, कामा गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों पर रोक, राशिपातन विरोधी उपाय, जो डंपिंग था, राशिपातन विरोधी उपाय आदि कुछ गैर परंपरागत मुद्दे उठाए गए, देखिए ये जो तीनों मुद्दे थे, ये क्या थे जो आप लोगों ने लिखा, प्रशुल्क की दर, कटौती, और क्या था गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों पर रोक, मतलब प्रशुल्क क्या था टैरिफ, गैर प्रशुल्क मतलब कोटा, और तीसरा क्या था राशिपातन। तीनों के बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा किए। ये क्या थे गैर जो थे क्या था परंपरागत मुद्दे, ठीक, ये परंपरागत मुद्दे। अब इसके बाद 3 और गैर परंपरागत मुद्दे भी थे, उनके आप लोग नाम लिख लीजिए कि ये क्या थे, तथा आज कुछ गैर परंपरागत मुद्दे थे ना, तो हेडिंग डाल के लिख लीजिए गैर परंपरागत मुद्दे। नंबर 1 ट्रिप्स, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। ट्रिप्स इसका है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। दूसरा है व्यापार संबंधी निवेश। दूसरा है व्यापार ट्रिम, जिसे कहते हैं ट्रिम, व्यापार संबंधी निवेश। और तीसरा है व्यापार संबंधी सेवाएं, गैट्स, व्यापार संबंधी सेवाएं। ठीक, नीचे गैर परंपरागत मुद्दों से संबंधित, कोई समझौता नहीं हो पाया, गैर परंपरागत मुद्दों से संबंधित कोई समझौता नहीं हो पाया, तो इस उद्देश्य को जीवित रखने के लिए, एक समान मसौदा तैयार किया गया, एक समान मसौदा तैयार किया गया, जिसे डंकल ग्राफी के नाम से जाना जाता है। जिसे डंकल ग्राफ के नाम से जाना जाता है, जिसे डंकल ग्राफ के नाम से जाना जाता है।
यह ऑल आर नन थ्योरी पर आधारित था। यह ऑल आर नन थ्योरी पर आधारित था। अब लोग ये हेडिंग डाल लीजिए डब्ल्यू की, अगली हेडिंग डाल लीजिए डब्ल्यू की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। गैट की जो यात्रा 1947 से प्रारंभ हुई थी, इसी के अंदर नीचे जाइएगा डब्ल्यूटीओ के। गैट की जो यात्रा गैट से संबंधित जो यात्रा 1947 से प्रारंभ हुई थी, गैट से संबंधित जो यात्रा 1947 से प्रारंभ हुई थी, वह 1 जनवरी 1995 को वह 1 जनवरी 1995 को वह 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना के साथ चरम परिणति को प्राप्त हो गई। चरम परिणति को प्राप्त हो गई। चरम परिणति को प्राप्त हो गई। ठीक, माराकेश में या मोरक्को जिसे कहते हैं, माराकेश में 110 अन्य देशों के साथ, माराकेश में 110 अन्य देशों के साथ, माराकेश में 110 अन्य देशों के साथ भारत ने उरुग्वे दौर में भारत ने उरुग्वे दौर के फाइनल एक्ट पर हस्ताक्षर करके उरुग्वे दौर के फाइनल एक्ट पर हस्ताक्षर करके उरुग्वे दौर के परिणाम को फाइनल एक्ट पर हस्ताक्षर करके उरुग्वे दौर के परिणाम को वैधानिक स्वीकृति दी। उरुग्वे दौर के परिणाम को वैधानिक स्वीकृति दी। 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को भारत सहित 76 देश, भारत सहित 76 देश इसके सदस्य बने। भारत सहित 76 देश इसके सदस्य बने, जिसे हम डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्य कहते हैं। जिसे हम डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्य कहते हैं। डब्ल्यूटीओ स्वतंत्र संस्थापक सदस्य कहते हैं। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो 1 दिसंबर से 15 सितंबर से अप्रैल से और 1 दिसंबर के बीच में कितने देशों ने मोरक्को में हस्ताक्षर किया था? 110 देशों ने। सर इसमें आपने 123 गैट के लिए पाया, वो गैट का सम्मेलन, ठीक है। इसमें मोरक्को जो डंकन ड्राफ्ट था उसमें 110 देशों ने हस्ताक्षर किया। जो डंकन ड्राफ्ट था, लास्ट में जो मसौदा डब्ल्यूटीओ के लिए किया गया था, उसमें 110 देशों ने हस्ताक्षर किए। मैंने बताया कि 15 अप्रैल के बाद से 31 दिसंबर तक देशों को छूट प्रदान की गई थी कि चाहे तो आप उसमें शामिल हो जाइए और चाहे तो उसके बाहर आ जाइए। तो देखिए आप 76 देशों ने क्या किया था, उसमें फाइनल मसौदे में हस्ताक्षर किए थे, जिसको संस्थापक सदस्य कहते हैं। यानी क्या आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्य कितने थे? 76, है ना। तो ये जो 24 और 34 लोग बाहर हो गए, इसका मतलब इन्होंने मोरक्को घोषणा में साइन किया था, लेकिन उसके बाद जो 15 अप्रैल से और 31 दिसंबर के जो समय अवधि है उसी में छोड़ दिए थे उसको। ठीक, उसमें फाइनल एक्ट में हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्या लिखे? डब्ल्यूटीओ स्वतंत्र, स्वायत्त तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है।
WTO के संस्थापक सदस्य कहते हैं ना, उसके आगे लिखिए WTO स्वतंत्र कामा स्वायत्त, WTO स्वतंत्र कामा स्वायत्त तथा एक वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था तथा एक वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है। WTO कामा यूएनओ की एजेंसी नहीं है, ठीक है। WTO यूएनओ की एजेंसी नहीं है, अर्थात ये IMF और वर्ल्ड बैंक से अलग है। WTO की जो एजेंसी थी, यूएनओ की एजेंसी कौन थी? ब्रिटेन जो वुड्स ट्विंस हुआ था, IMF और वर्ल्ड बैंक थे, वो क्या थे? जितनी IPRD के सदस्य देश है, ये क्या है? सब यूएनओ की एजेंसी है। ये क्या है? ये यूएनओ की एजेंसी नहीं थी, ये अलग स्वायत्त संस्था थी, ठीक। इसका अलग रेगुलेशन होता है, अलग नियम कानून है, खुद अपने को रेगुलेट करती है। तो ये यूएनओ की अधीन संस्था नहीं थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाँ नहीं है, उसके आगे जो लिखना है, इसका मुख्यालय अरे मैंने क्या लिखा है कि ये लिखी है ना, जब यूएनओ की एजेंसी नहीं है ना, तो मैं समझा रहा था आपको कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक की संस्था नहीं है। मैं कह रहा जल्दी जल्दी बोलने के लिए, तो मैं जानबूझ के आपको बोल देता हूँ, बोलने लगता हूँ कि आप सुन भी लें। थोड़ा दिखा नहीं रहा था, दिखाया हूँ बस खाली इतना किया WTO यूएनओ की संस्था नहीं। और उसके आगे लिखिए इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 164 है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 164 है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 164 है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र व्यापार पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार की, इसका उद्देश्य स्वतंत्र व्यापार पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार की व्यवस्था करना है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र व्यापार पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार की व्यवस्था करना है। 164वां जो सदस्य देश है कौन है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जुड़ा कब? 2017। 2016 आपने कंफर्म कर याद नहीं आ रहा, मेरी समझ से 16 हो गया, ठीक है। एक लीजिएगा, इस तरह की डेटा कभी कभी पूछ देता है। तो क्या है इसका उद्देश्य? स्वतंत्र व्यापार पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार की व्यवस्था करना, ये स्थापित करना था। अब तो हट भी गया होगा मेरे हिसाब से अफगानिस्तान, क्यों हट निकाला नहीं जाएगा? देश खत्म हो गया क्या? देश खत्म हो गया क्या? देश पता है ना, मैच होता है ना अफगानिस्तान, इसका मतलब जिंदा है। बात की बात है, उसमें शासन से कोई और कर रहा है। देखिए इसके प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। इसके प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। पीटर सदरलैंड थे। वर्तमान महानिदेशक नगोजी ओकोंजो वर्तमान महानिदेशक नगोजी ओकोंजो आईबीएला है। ये पहली महिला अफ्रीकी है। ये पहली बात तो महिला भी है और अफ्रीकी भी है जो महानिदेशक का पद धारण किया है।
जो महानिदेशक का पद धारण किया है। अलग अलग टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, उसकी टाइम पीरियड इसका डिसाइड नहीं है। मेरी समझ से कि 5 वर्ष के लिए हो, 7 वर्ष के लिए हो, 9 वर्ष के लिए हो, बदलते रहते हैं अपने समय समय पर, उनका समय अवधि होती है। कम लिखा है क्या आप लोगों ने? सर हो गया, टाइम ही हो गया। इतना जितना लिखते हैं कम लिखते हैं क्या? मुझे लगता है इससे ज्यादा लिखा है तो उसके बाद नहीं सर। कल मिलते हैं तो उसके बारे में अगली बार क्लास थोड़ा इसके अंदर है एक क्लास क्या पढ़ाया नहीं सर, कल संडे है ना, हाँ पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, 23 तारीख को मुझे जाना ही लगा। अभी एक बार नोट्स दूंगा, यदि मिल जाएगी अभी आप लोगों को खाली पूरा देगा वो अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ये जो लाइन लिखी थी नोट्स से लिख कर आया, ये मैसेज पढ़ लीजिए और उस लाइन